नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते, पारिवारिक कारणों के चलते डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा दिया है। अब जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। पारिवारिक कारण इसके पीछे वजह बताई जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूकेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। पारिवारिक कारणों के चलते इस्तीफा दिया। अब जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के पिरान कलियर में बनी पीर गैब अली शाह की दरगाह पर प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपका दिया गया है और 24 घंटे के भीतर दरगाह को हटाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें, गंग नहर किनारे पीर गैब अली शाह की दरगाह बनी हुई है और प्रदेश में सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर चलाया जा रहा है अभियान। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रुड़की से आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर अभियान चल रहा था। पिरान कलियर में बनी हुई है ये दरगाह। पीर गैब अली शाह की दरगाह को नोटिस जारी किया गया है। रुड़की की यह खबर। 24 घंटे में दरगाह को हटाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के 2 दिन के दौरे पर हैं। वहीं सीएम धामी ने राजकीय इंटर कॉलेज में 346 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी समेत तमाम विधायक और पारंपरिक गानों के साथ झूमते हुए, गाते हुए यहां पर नजर आए हैं। सीएम ने रासो तांदी नृत्य में भी हिस्सा लिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर जिन जिन योजनाओं की घोषणाएं और शिलान्यास हुए हैं, उनके धरातल पर आने से क्षेत्र का विकास होगा। धामी जी को इतनी शक्ति प्रदान करे कि आप जो सेवा उत्तराखंड। उत्तरकाशी पहुंची सीएम पुष्कर सिंह धामी केदार घाट के पास गंगा आरती में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने यात्री और स्थानीय लोगों को भी गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई। सीएम ने यात्रियों से यात्रा व्यवस्था को लेकर बात की। उन्होंने गंगोत्री से उत्तराखंड की सीमा तक गंगा स्वच्छता का संकल्प भी लिया और सभी से गंगा को साफ रखने की भी अपील की। यात्रियों से यात्रा व्यवस्था को लेकर यहां पर बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तस्वीर आपके सामने है। उत्तरकाशी की ये खबर। सभी से गंगा को साफ रखने की अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। भाग्यशाली हैं कि हम सब उत्तराखंड वासी कि माँ गंगा जहाँ से उनका उद्गम होता है, माँ गंगा जहाँ से निकलती है, वो गौमुख भी हमारे ही उत्तराखंड में है। और माँ गंगा निर्मल रहें, माँ गंगा स्वच्छ रहें, माँ गंगा अविरल रहें, इसका हम सब लोगों ने अभी संकल्प भी लिया है, शपथ भी ली है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा जी के लिए वो काम किया है जो आज़ाद भारत के इतिहास में किसी ने कभी, किसी शासक ने इस दिशा में नहीं सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की देवबंद तिराही पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जाकर टकरा गया, जिसके बाद अचानक उसमें आग लग गई और जिसके बाद सूचना मिली जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को, तो वो मौके पर पहुंची। अचानक से ट्रक में आग लगने की सूचना दी गई। सीपीयू और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। ट्रक पंजाब से पेपर मिल का सामान लेकर आ रहा था, लेकिन सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं ड्राइवर ने भी किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। ऊपर अंदर पीछे से खुल जाता ना यार, ये पीछे से खुल। हरिद्वार के लक्सर के कंकर खाता गांव में 2 घरों में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया, जिससे घरों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। कंकर खाता गांव में आग लगती थी घरों में। वहीं जोशीमठ में एसडीआरएफ ने हेलंग में अलकनंदा नदी पर तट पर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि नेपाल मूल के रहने वाले 3 लोग नदी के दूसरे छोर पर चले गए थे। 2 लोग तो तैर कर निकल आए, लेकिन एक शख्स को तैरना नहीं आता था, जिसके चलते उसके लिए परेशानी खड़ी हो गई।
जिसकी वजह से वो अलकनंदा नदी के दूसरे तट पर जाकर फंस गया। बाद में रस्सियों के सहारे उसको रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम युवकों के फुसलाने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। इसी बीच साइबर माध्यम से इस्लाम की तरफ झुकने का पहला सनसनीखेज मामला देहरादून से सामने आया। न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट देखिए। देहरादून के बुल्लावाला में 24 साल के बीटेक स्टूडेंट वैभव को शुक्रवार शाम पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वैभव पिछले कुछ समय से घर पर ही रह रहा था और उसका ज्यादातर समय लैपटॉप और मोबाइल के साथ बीत रहा था। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ, उसे देखकर उसके घर वाले हैरान रह गए। वैभव इस्लाम की बात करने लगा, नमाज पढ़ने लगा और आसपास रहने वालों को भी इस्लाम से जुड़ने के लिए कथित तौर पर प्रेरित करने लगा। वैभव के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक बीटेक स्टूडेंट वैभव डार्क वेब में बिटकॉइन ट्रेडिंग करता था। वहीं से वो इस्लामी शिक्षकों के संपर्क में आया और फिर पूरी कहानी बदल गई। आसपास किसी के मित्रता तो नहीं हो गई या कोई धार्मिक गुरु तो इसके संपर्क में तो नहीं आया, किस तरह से हुआ? तो जो जानकारी कुछ आसपास से पता चली है तो वो ये पता चली कि वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था। ऑनलाइन ही उसकी क्लासेस चलती थी, कोचिंग क्लासेस चलती थी। ऑनलाइन ही उसे जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है मुस्लिम ग्रंथों या मुस्लिम पूरे तौर तरीकों के बारे में, तो वो सारी कुछ उसकी कोचिंग ऑनलाइन ही। जहां अब इस तरीके के मामले में पहली बार सुन रहा हूँ और मैंने सारे काम धाम छोड़ के और तुरंत इनका जहाँ निवास स्थान है यहाँ बुल्लावाला झबरा वाला, वहाँ पे हम लोग आए और जहाँ तक हमने पता किया कि ये लॉकडाउन से ये लड़का ऐसे कुछ गतिविधियों में है, बंद कमरे में रहता है, अपने पिताजी के साथ मारपीट करता है और कहीं ना कहीं संरक्षण में मतलब उनकी माताजी हैं जो मतलब जैसे अगर वो बच्चे को रोकते हैं तो वो बोलते हैं कि रहने दो रहने दो रहने दो। तो मैं ये कहूँगा कि माँ बापों का सबसे बड़ा रोल होता है। पुलिस ने फिलहाल वैभव के मोबाइल, लैपटॉप, सरीखे गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि वैभव डिप्रेशन का शिकार था और शायद इसी वजह से वो बहक गया। बिजलवान सन श्री कृष्ण बिजलवान ये 24 वर्ष के नवयुवक है और ये डोईवाला में जो गढ़वाली कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है। ये विगत 3-3.5 साल से इसका जो एक एबनॉर्मल बिहेव इसके परिजन ने ऑब्जर्व किया है और ये अपने कमरे तक सीमित रहता है परिवार में भी। इसलिए इनके परिजनों ने स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारी एक संयुक्त टीम ने आज इनसे पूछताछ करी और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि वास्तव में ये डिप्रेशन के शिकार है और ये इसका इस्लामिक धर्म के प्रति अच्छा आकर्षण रहा है। पूरा मामला जब संज्ञान में पुलिस के आया, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पर ही अभी भी पुलिस उस युवक से पूछताछ कर रही है और पुलिस ने उस युवक के जो लैपटॉप और मोबाइल को भी अपनी हिरासत में लिया और उसकी भी छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक कहीं न कहीं साइबर जो जिहाद के चंगुल में फंसा और इस्लाम को कबूल कर बैठा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 डोईवाला। उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस पर अब तीसरी आंख का भी पहरा रहेगा, जो चालान के दौरान हर उस मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा जिससे किसी की भी चालानी अधिकारी पर कोई सवाल नहीं उठ सके। देखिए, अक्सर जब पुलिस किसी गाड़ी पर चालान की कार्रवाई करती है तो पुलिस पर ही रिश्वत और दुर्व्यवहार के कभी कभी आरोप लग जाते हैं, लेकिन इन आरोपों से बचने के लिए अक्सर पुलिस अपने साथ बॉडी वॉर्म कैमरा लेकर चलती है। पुलिस की वर्दी में कंधे के पास इस बॉडी वॉर्म कैमरा को लगाया जाता है, जो पुलिस और जनता के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड कर जीपीएस के माध्यम से वीडियो सीधे कंट्रोल रूम में भेजता है। अब 100 ऐसे ही कैमरों को खरीदा जा रहा है, जो प्रदेश के सभी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को दिए जाएंगे। जो हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं उनके ऊपर एलिगेशन अक्सर लगता है कि कुछ रिश्वत का एलिगेशन लगता है, कुछ मिसबिहेवियर का लगता है। तो जब बॉडी वॉर्न कैमरा रहता है तो उससे सुपरवाइजरी ऑफिसर को ये देखने में मदद मिलती है कि वाकई जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे वो सही है या नहीं है।
इन कैमरों को एनफोर्समेंट ऑफिसर भी पुलिस का मित्र बताते हैं, क्योंकि अगर किसी भी अधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो बॉडी वार्म कैमरे की सहायता से दूध का दूध, पानी का पानी हो सकेगा। प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस के पास 70 चालानी अधिकारी हैं, जिसमें सीपीयू, एचपीयू के साथ ट्रैफिक के दारोगा और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं, जिनको ये कैमरा दिए जाएंगे। यानी कि प्रदेश में हर चालानी अधिकारी के पास अब बॉडी वार्न कैमरा रहेंगे, जो हर गतिविधि को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आज के समय में हम लोग चालान करते हैं, तो चालान में क्या होता है, कई लोग जो है उस समय तो चालान करा लेते हैं क्योंकि हमारा कैमरा चला जाता है, और बाद में कई बार ये कहते हैं साहब हमने तो ये किया ही नहीं था, पुलिस ने जबरदस्ती हमारा ऐसा किया। तो उस समय हमारे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है, जिसको हम अपने डाटा में सेव करते हैं जाकर के, वो फिर हमारे आगे काम आती है। उत्तराखंड पुलिस अब स्मार्ट पुलिस की तर्ज पर आगे बढ़ रही है और अब हर एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास बॉडी वार्न कैमरा होंगे, जिससे चालान करने पर ना तो रिश्वत दी जा सकेगी और ना ही रिश्वत ली जा सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। क्या आपने कभी बाघों को आंगन में एक साथ खेलते देखा है? अगर नहीं तो ये देखिए। नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन के रानीबाग में बना ये रेस्क्यू सेंटर इन दिनों 3 नन्हे बाघों की चहलकदमी से गुलजार है। बाघ के 3 शावक फॉरेस्ट की बन्नाखेड़ी रेंज में अपनी मां से बिछड़ गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काफी कोशिश के बाद भी ये अपने नन्हे शावक अपनी मां से नहीं मिल पाए, जिसके बाद इन्हें रानीबाग के इस रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। उसके बच्चे एक जगह मिले थे, तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, उसको माँ से मिलाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। इस बीच हमने जो है वो कप्स, तीनों कप्स सुरक्षित हैं, वो हमने उनको रेस्क्यू सेंटर में रखा हुआ है। खास बात यह है कि ये तीनों नन्हे शावक मादा यानी कि भविष्य की बाघिन है और तेजी से फॉरेस्ट रेस्क्यू सेंटर के डॉक्टरों की देखरेख में ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनका वेट भी 2 गुना हो चुका है। माँ कभी अपने बच्चों को 3 बच्चों को तो नहीं छोड़ती, 1-2 को छोड़ देती है और 3 बच्चे तो नहीं छोड़ती है। तो तीनों एक साथ में रहने, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनकी माँ बिछड़ गई है उनसे और बच्चे ऐसे ही भटक रहे थे। अच्छी ग्रोथ चल रही है। जिस समय इनको रिकवर किया गया था जंगल से, तो बहुत वीक थे, बहुत अच्छे से खा पी भी नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद इनको हैंड फीडिंग और ये सब करके हमने अच्छे से फीडिंग इनको कराया है, बैलेंस डाइट दे रहे हैं। फॉरेस्ट के इतिहास में पहला मौका है जब भविष्य की 3 बाघिनें डिपार्टमेंट के रेस्क्यू सेंटर में पल रही हों, और ये खबर सेफ टाइगर मुहिम के लिए शानदार है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल पर्यटकों का दबाव झेल रहा है। इतना जरूर है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर में थोड़ी सी व्यवस्थाएं तो बनी, लेकिन शहर से बाहर टूरिस्ट परेशान है। नैनीताल शहर में जाम से राहत तो मिली, लेकिन अब नारायण नगर और रूसी में जाम की समस्या खड़ी हो गई है। पर्यटक 3 से 4 घंटे इस जाम में फंस रहे हैं, तो बच्चों से लेकर बड़े तक परेशान हैं। हालात ये हैं कि पुलिस पर्यटकों को इस सड़क से लेकर उस सड़क तक सिर्फ घुमा रही है। पार्किंग भी नहीं मिल रही है। शटल सेवाओं के अभाव से पर्यटकों का पूरा दिन खराब हो रहा है और खाने पीने की भी बच्चों के साथ दिक्कतें होने लगी हैं। 2 से 3 किलोमीटर तक लग रहे जाम से सड़कें हाँफने लगी हैं, तो कई टूरिस्ट घंटों जाम में फंसने के बाद रास्तों से ही लौट रहे हैं। यहाँ से आके फिर से घूम के जाना पड़ रहा है, फिर से पार्किंग नहीं दे रहे हैं, फिर घुमा रहे हैं, बार बार ऐसे ही कर रहे हैं। कम से कम 1-1.5-2 घंटे लॉस हो गया हमारा। बच्चों के साथ दिक्कत है? हाँ, बहुत ज्यादा। पीछे से ही सिस्टम थोड़ा लूज है सर। वहाँ से अगर पब्लिक को बता दिया जाए कि यहीं पार्किंग करके जाना है, तो लोग वहीं से टैक्सी कर, अब बीच में आके फंस जा रहे हैं, फिर इसके बाद वापस जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा असुविधा हो रही है। दरअसल हाईकोर्ट ने यातायात मैनेजमेंट को कहा तो पुलिस ने सख्ती कर दी, जिसके बाद रूसी और नारायण नगर में गाड़ियों को रोक दिया गया। बावजूद इसके पर्यटकों का दबाव इस कदर बना कि शहर से पार्किंग की समस्या भी खत्म नहीं हुई। शहर से बाहर की पार्किंग भी नाकाफी साबित हो रही है। जाम को कम करने के लिए पुलिस भी पर्यटकों को भवाली से रूसी की ओर डाइवर्ट कर रही है।
रूसी से नारायण नगर भेजकर ही काम में जुटी है। हालांकि अधिकारी इस बात को नकार रहे हैं। नहीं, रूसी से तो हम लोग नहीं घुमा रहे हैं। और जहाँ तक बात यह है कि कुछ लोग कालाडूंगी से आते हैं, कुछ लोग हल्द्वानी से आना प्रेफर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रूसी और नारायण नगर पे होते हैं। आज हमारी नारायण नगर पार्किंग भी भर गई थी, उसके बाद हमें मल्लीताल वाला मतलब कालाडूंगी वाला जो रूसी है, रूसी 1, उसको भी चलाना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर जाम मुक्त तो हुआ है, लेकिन शहर के बाहरी इलाके जाम से पट गए हैं। हालात यह हैं कि टूरिस्ट को एक रोड से दूसरी रोड तक घुमाया जा रहा है, तो परेशानी टूरिस्ट को बहुत ज्यादा होने लगी है। ऐसे में कैसे व्यवस्थाएं बन पाएंगी आने वाले दिनों में, ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। चमोली में हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के बाद भी सिख श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अभी भी हेमकुंड साहिब में 7 से 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है और पैदल रास्ता बर्फ को काट कर बनाया गया है। हेमकुंड में रोजाना 3000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी तक हेमकुंड में लगभग 50,000 श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं। पैदल रास्तों पर यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एसडीआरएफ की टीम को भी लगा दिया गया है। इस बार गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 तारीख से जो शुरू हुई थी, शुरू में तो 7-8 दिन संगत का थोड़ा कम रहा, लेकिन 1 जून के बाद तो बेहिसाब संगत यहाँ पर पहुंच रही है। मौसम अब बहुत अच्छा हो गया है। 4 तारीख के बाद तो धूप लग रही है, बहुत अच्छा मौसम है। अब तो मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाले NH9 अक्सर बंद रहता है और खासकर बरसात के सीजन में तो पिथौरागढ़ से घाट तक ये हाईवे कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे में अब बॉर्डर जिले को जोड़ने के लिए वैकल्पिक रोड की दरकार है। घाट से पिथौरागढ़ तक की रोड ऑल वेदर में तब्दील हो चुकी है। बावजूद इसके 30 किलोमीटर तक की इस रोड में दर्जनों ऐसे डेंजर जोन हैं, जो हल्की बारिश में ही लैंडस्लाइड के लिए काफी हैं। रोड के ऊपरी हिस्से से होने वाले लैंडस्लाइड के कारण बॉर्डर की ये लाइफलाइन अक्सर थम जाती है, जिस कारण लाखों की आबादी के साथ ही सुरक्षा बलों को भी खासी दिक्कतें उठानी पड़ती है। लेकिन अब देर से ही सही इस NH के विकल्प की तलाश तेज हो गई है। तक तो वो मोटर मार्ग हमारा बना हुआ है, उसमें 1 किलोमीटर करीब पिथौरागढ़ जिले में शेष है जो मोटर मार्ग बनना है। और रामेश्वर में जो हमारा झूला पुल है, वहाँ पे हमारा एक मोटर ब्रिज बनेगा जो रामगंगा नदी पे बनेगा, और फिर हम उसको जो है NH जो 109A है उसमें वहाँ मिला देंगे उसको। बॉर्डर जिले की वैकल्पिक राह इतनी कठिन भी नहीं है। यहाँ पहले से ही PWD की एक रोड मौजूद है। ये रोड भले ही काफी संकरी और खतरनाक हो, लेकिन इसमें सुधार कर आवाजाही हो सकती है। PWD जागपुरान से थली होते हुए रामेश्वर से पनार रोड को जोड़ने का प्लान बना रहा है। ये बात अलग है कि रामेश्वर तक पहुंचने के लिए अभी भी 1 किलोमीटर की कटिंग होना बाकी है। रामगंगा में प्रस्तावित पुल मोटर ब्रिज के लिए स्थल का चयन भी कर लिया गया है। साथ ही पुल को पहले चरण की स्वीकृति भी मिल चुकी है। जो बरसात के सीजन में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह आते हैं और कई दिन तक वो रोड बंद रहती है। तो क्योंकि ये जिला एक बहुत ही सेंसिटिव जिला भी है और ऐसा कोई एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ नहीं है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए, ऑल्टरनेट व्यवस्था तो होनी चाहिए उस रोड के बंद होने पर। ऑल वेदर रोड की कटिंग के दौरान भी प्रशासन ने 4.5 करोड़ की लागत का प्रस्ताव शासन को भेजा था। ये प्रस्ताव नए वैकल्पिक रोड को बनाने के लिए था, जिस पर अब शुरुआती अमल होता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।